हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीर्वाद सैनी और मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का कोर्स लेकर आया हूँ जो कि हम कम से कम टाइम में कवर करने वाले हैं। विद इन 10 आवर्स के अंदर हम इसे कवर करेंगे और एनसीईआरटी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम इसे कवर करेंगे। आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के डेरिवेशंस भी, और प्रीवियस ईयर्स के हो सकता है न्यूमेरिकल भी हम क्या करें इसमें कवर करें। और एनसीईआरटी के आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल करने पड़ेंगे और मेरे 2 से 3 बार आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे और गारंटीड आपके 75 में से 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। हम इस पूरे कोर्स को फर्स्ट यूनिट से लेके 14 यूनिट तक हम सारे का सारा विद इन 10 आवर्स के अंदर इसे पूरा करने वाले हैं। और जिस बच्चे ने अब तक कोर्स नहीं पढ़ा है या डर लग रहा है किसी को फिजिक्स से, या जो जेई मेन वाले बच्चे हैं, वो भी इसे क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सभी के सभी आपको नोट्स 1 to 14 यूनिट तक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। इट डजेंट मैटर आपने अब तक पढ़ाई की है या नहीं की है, या किसी को फिजिक्स से डर लग रहा था, अभी भी उसके पास क्या है, टाइम है, थोड़ा सा अवेलेबल टाइम है। इसमें भी आप अगर रीड कर सकते हैं, नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, तो गारंटीड 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर कवर किया था। आज हम यूनिट 12 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है एटम। हेलो एवरीवन, यूनिट 12 शुरू करते हैं जिसका नाम है एटम। एटम कहाँ से है? जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं इनविजिबल पार्टिकल्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल हो जाता है, इतने छोटे होते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया? जे थॉमसन ने अपनी एक मॉडल बताया जिसे हमने क्या बोला था, प्लम पुडिंग मॉडल बोला था। क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल, जिन्होंने एक ऐसे भी कह सकते हैं वाटरमेलन से कंपेयर करके आप समझाया गया था कि जो वाटरमेलन होता है उसमें एडिबल पार्ट, जो रेड वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स उस पर क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, ना ही न्यूट्रॉन के बारे में बताया, इसलिए इनका क्या हो गया था, फेलियर हो गया था मॉडल। फिर उसके बाद वो साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, या उनके साथ में जो उनके एसोसिएट्स थे गीगर और मार्सडन, उनके साथ में मिलके उन्होंने क्या किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि काफ़ी हद तक क्या था, ठीक था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या गया था, अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग कराई गई थी, स्ट्राइकिंग कराई गई थी एक थिन गोल्ड फॉइल पे, और उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन नोट किए थे। एक्सपेरिमेंट सेटअप कुछ इस तरह था, सोर्स होगा, सोर्स कौन सा होगा, जो अल्फा पार्टिकल को जनरेट कर रहा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप मान के चल सकते हैं। उसे सिंगल बीम में बनाने के लिए हमने क्या किया, लेड ब्रिक्स का यूज़ करा, ताकि फाइन बीम में आपकी क्या निकल सके, रेज निकल सके। और उन फाइन बीम में रेज आ रही थी तो गोल्ड, थिन गोल्ड फॉइल पे क्या कराया हमने, उसे इंसिडेंट कराया, स्ट्राइकिंग कराई। और साइड में उसके चारों ओर हमने क्या लगाया, डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्टर मतलब कि जिंक सल्फाइड की हमारे पास क्या थी, स्क्रीन थी। और जैसे ही यहाँ पे बीम आएगी, टकराएगी, तो वहाँ पे क्या है, फ्लैश, हमें पता चल जाएगा कि पार्टिकल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस एक्सपेरिमेंट में पता क्या क्या लिया गया था, बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, लगभग लगभग मान के चलें 99.86% ऐसे पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल, जो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहे थे बिना किसी डेविएशन के, पास अनडेविएटेड, दैट इज दे डिड नॉट सफर एनी कोलिजन, किसी के साथ उन्होंने क्या नहीं किया, कोलिजन नहीं किया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल। जो स्मॉल एंगल से हो रहे थे, उनका एंगल कितना स्मॉल था, लगभग लगभग 0 डिग्री या 0.1 या 1 डिग्री के आसपास मान के चलते हैं स्मॉल एंगल। और ऐसे कितने पार्टिकल होंगे, लगभग लगभग 0.14% के आसपास पार्टिकल होंगे ऐसे। और जो लार्ज एंगल बना रहे थे, कितना एंगल बनाएंगे लार्ज एंगल, लगभग लगभग मोर देन 90 या 180 से कम, 90 से ज़्यादा थोड़ा, 180 से कम कह सकते हैं, इतना लार्ज एंगल बनाएंगे। और ऐसे कितने अल्फा पार्टिकल्स होंगे, 1 in 8,000, 8,000 अल्फा पार्टिकल में से एक ऐसा पार्टिकल हो रहा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आती है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स बैक थ्रू 180 डिग्री एंगल, मतलब कि जो डेविएशन हो रहा है, गए और वापस आ गए, मतलब कि 180 डिग्री आ गए। और ऐसे कितने पार्टिकल में हो रहा होगा, 10⁻6 में से एक पार्टिकल में ऐसा हो रहा होगा। तो 3 ऑब्जर्वेशन में पता लगते हैं, पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास, few alpha particle deviate through small and large angle, और very few alpha particle rebounds back। ये ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट से पता लगे। एक डायग्राम बनाया गया, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था वैसे वैसे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे, एंगल बढ़ने से। एंगल कम होने से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, एंगल बढ़ने से मतलब कि 0, 1, 2, 3, 90 पे लेके आए, फिर हम 180 पे ले,
ऐसे एंगल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। इस एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन क्या निकला? पहला पॉइंट ये था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ये कंक्लूजन मिला, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ये कैसे पता लगा कि एम्प्टी स्पेस है? क्योंकि 99.86% ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो बिना कोलिजन के पास हो रहे थे, स्ट्रेट पास हो रहे थे। इसका मतलब एटम के अंदर खाली जगह बहुत है। दूसरा हमें कंक्लूजन ये मिला इसमें, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज होगा, बहुत जो स्मॉल स्पेस में रखा होगा। पॉजिटिव चार्ज ही क्यों कहा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव पॉजिटिव से ही क्या भागता है, दूर भागता है। तो मतलब कि अल्फा पार्टिकल कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, यहाँ से रिपेल हो रहे हैं। रिपेल होने की वजह से ही वो स्मॉल एंगल या लार्ज एंगल बना रहे हैं। तो हमारे दूसरा कंक्लूजन मिला था यहाँ से, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। और तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है यहाँ से, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज डेंस एंड कंसंट्रेटेड टू एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है, वो छोटे से स्पेस में जो पॉजिटिव चार्ज रखा है वो क्या है, डेंस और हार्ड भी है। ठीक है, जिसे नाम दिया गया था न्यूक्लियस। डेंस और हार्ड क्यों कहा? क्योंकि 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल में से केवल एक ही क्या आ रहा है, रिबाउंड हो रहा है। तो इसलिए तो स्पेस तो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। टकराने के बाद वापस आ रहा है, तो ऐसा कोई हार्ड ऑब्जेक्ट ही कर सकता है। तो इन तीनों पॉइंट से हमें जो उसके ऑब्जर्वेशन थे, इन तीनों से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस होगा और एटम के अंदर जो स्पेस होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसे नाम दिया गया था न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होगा, डेंस और हार्ड भी होगा। ये हमारा कंक्लूजन निकला। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? सपोज करते हैं हमारा पास एटम है, एटम के पास क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया, पता लग गया। जैसे ही अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करेंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, स्लोज डाउन एज इट अप्रोचेज द न्यूक्लियस। और एक डिस्टेंस पे आने के बाद ये क्या कर जाएगा, वहां पे आके रुक जाएगा, या कह सकते हैं रिबाउंड्स हो जाएगा। मतलब कि चलते चलते उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं, ये हमारा एटम है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और अल्फा पार्टिकल धीरे धीरे यू वेलोसिटी से आ रहा है, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक टाइम पे आके बिल्कुल रेस्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं रिबाउंड हो जाएगा वहीं से ही। तो यहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी। दोनों को अगर इक्वेट करें तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, 1/4πε0। 2e क्या है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और जेड क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज, अपॉन r0। r0 क्या है, वो डिस्टेंस है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। तो यहाँ से r0 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है यहाँ पे? इम्पैक्ट पैरामीटर होता है आपका, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एक्शन। मतलब हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की क्या है, सेंट्रल लाइन है, और हमने अल्फा पार्टिकल को छोड़ा यहाँ से, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, कुछ एंगल बना देगा, और ये थीटा मान लो सपोज करो, यहाँ पे एंगल बनाया है इसने। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बची है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वाली लाइन है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला ये आता है। अगर बी की वैल्यू 0 टेंड करती है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 180। अगर बी की वैल्यू, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो रही है, टेंड्स टू 0 हो रही है, तो उसका मतलब थीटा की वैल्यू 180। और बी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो रही है तो इसका मतलब एंगल क्या बन रहा होगा, थीटा। जो है लार्ज डिफ्लेक्शन और स्मॉल डिफ्लेक्शन की बात हो रही थी, तो थीटा क्या बन रहा है यहाँ पे, 0 डिग्री बन रहा होगा। जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसकी ड्रॉबैक क्या थी, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम होता क्या है, लॉरेंट थ्योरी के हिसाब से, जो लॉरेंट की एक्सीलरेटेड थ्योरी है चार्ज पार्टिकल के लिए, वो ये कहती है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। यही थ्योरी अगर इसके मॉडल पे लगाए, इसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, चार्ज पार्टिकल है, तो ये चार्ज पार्टिकल जब ये थ्योरी अप्लाई करी जाएगी लॉरेंट्स की, तो चार्ज पार्टिकल मूव करता करता, एक्सीलरेट करता करता अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। और एनर्जी को लॉस करेगा तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, उसका फिर रेडियस भी कम हो रहा होगा, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो किस में गिर जाएगा, जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो
इलेक्ट्रॉन किस में गिर गया, न्यूक्लियस में आके गिर गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल नहीं है, मतलब कि अपने ऑर्बिट में या अपनी पोजीशन पे घूम नहीं रहा है। तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन, रदरफोर्ड। यही इनका क्या था, ड्रॉबैक था। इस चीज को बाद में जाके नील बोर ने सॉल्व किया था। उसी के बारे में पढ़ते हैं, नील बोर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। He retained the essential factor features of Rutherford model of atom, but in order to account for the stability of atom and line of spectra of hydrogen atom, he introduced the concept of stationary orbit. कुछ फैक्टर तो बहुत ठीक थे रदरफोर्ड के, वो तो इन्हें लेने ही पड़े थे, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी समझाने के लिए और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ या स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम समझाने के लिए इन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया स्टेशनरी ऑर्बिट का। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में या स्टेशनरी ऑर्बिट में ही क्या करेगा, मूव करेगा। और जब उस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो वो एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ये उन्होंने उसे मतलब कि जो उसके रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे उन्हें क्या किया, रिजॉल्व किया पहले। अब इनके कुछ पोस्टुलेट्स आते थे। पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इन हाइड्रोजन एटम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। वही पॉइंट है जो हाइड्रोजन, इन्होंने केवल कंसिडरेशन क्या किया था हाइड्रोजन एटम के बेसिस, नील बोर्ड ने। तो इन्होंने कहा जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट, electron can revolve round the nucleus in only those circular orbit in which angular momentum of an electron is integral multiple of h upon 2 pi। मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि इंटीजर n। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जब उसका इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट से क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, mvr होता है। और यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। और mvr इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, nh अपॉन 2 पाई। ये बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन कही जाती है। नेक्स्ट आती है, बोर्ड ने बताया जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और जब लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। द एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी। जिससे एक रिलेशन आता है, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एच न्यू। तो एच न्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई आई माइनस ई एफ। ई आई मतलब कि इनिशियल एनर्जी लेवल है और ई एफ मतलब कि फाइनल एनर्जी लेवल है। इस कंडीशन को बोला जाता है बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इन दोनों कंडीशन का हम यूज करने वाले हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें हमारे पास क्या एक एटम है, न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है, प्लस जेड रखा होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वी वेलोसिटी से, मास कितना है इसका m है। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, जो कि कितनी आती है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व करके 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है किस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल वाला फोर्स भी ले जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आता है mv स्क्वायर बाय आर। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दो फोर्स होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने से हमारे पास एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। mv स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगी। अब हमने पीछे बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी। बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि कितनी आ जाएगी, v इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई mr। और इस वेलोसिटी की जो वैल्यू थी हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा, m ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से आर की वैल्यू हम निकालेंगे, जो कि आर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर इंटू एम। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे फॉर्मूले को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इन सब की जिन जिन की वैल्यू हमें पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, और हमें एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, पाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, ई स्क्वायर की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू, जिन सब की वैल्यू पता है इन्हें वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद, और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ये सब वैल्यू में पता है। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो रेडियस आ जाएगा nth ऑर्बिट के लिए वो कितना आ जाएगा, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। और ये वैल्यू किस में आती है,
एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगी, ये याद रखना। यहाँ पे मैं मिस कर दिया लिखना, आप याद रखना 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और वैल्यू किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगी। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, तो वी की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक इक्वेशन जो कौन सी बनाई थी, ऊपर फोर्थ बनाई थी, ये आर की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे, तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की, जो कि कितनी आएगी 1/4πε0 2π/z² इसमें भी जो वैल्यूज हमें पता है उनकी वैल्यू पुट करेंगे, और सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Vn इक्वल्स टू nth ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू z/n। z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 ही रहेगा, आपके लिए ऑर्बिट n 1 2 3 कुछ भी हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। कोई से भी ऑर्बिट की आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और कोई सी ऑर्बिट की आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। अब हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी आपकी काइनेटिक भी आएगी, पोटेंशियल भी आएगी टोटली। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है mv², mv² की वैल्यू पुट हमने एक इक्वेशन जो सी बनाई थी, थर्ड इक्वेशन बनाई थी हमने एक, और यहाँ पे डायरेक्टली mv² की वैल्यू निकाली थी, तो यही डायरेक्टली mv² की वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4πε0, चार्ज एक चार्ज माइनस ही है और एक चार्ज जेड ही है हमारे पास, वो वैल्यू पुट करके हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे जेड मिस कर गया, जेड लिख लेना यहाँ पे, -ZE² नेगेटिव साइन किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है, दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब इन तीनों में रिलेशन अगर निकालें, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में निकालें, जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और या ये कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा रिलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से काम आएगा, याद करना इसे। अगर हम टोटल एनर्जी को nth ऑर्बिट के लिए निकालें, जो कि हमने एनर्जी निकाली थी यहाँ पे E इक्वल्स टू -1/4πε0 और R की हमने वैल्यू निकाली थी, R की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, R की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आएगा -1/4πε0 का होल स्क्वायर 2π²me⁴z²/n²h²। इन सब की वैल्यू में पता होती है, जिसकी वैल्यू पता है रख देंगे। Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है, और सोल्व करके हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा -13.6/n², और ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपको खाली इसमें चाहिए, जूल वगैरह में चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इस टॉपिक में आपको जो बड़े बड़े फॉर्मूले थे मैंने शॉर्ट करके बता दी, वेलोसिटी का बता दिया है आपको, रेडियस का बता दिया और टोटल एनर्जी का बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, तो एनर्जीज में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ से एक रेडिएशन एमिट होती है, और इस रेडिएशन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, और इस फिनोमिना को ही बोला जाता है स्पेक्ट्रल लाइन। दोबारा सुनते हैं, इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में क्या करता है, जंप करता है, तो एनर्जी को वहां से क्या करता है, रेडिएट करता है। और क्यों रेडिएट करता है, एनर्जी के डिफरेंस होने की वजह से, एक हायर है एक लोअर है, तो एनर्जी के रेडिएशन जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसकी वजह से एनर्जी रेडिएट होती है, और जो एनर्जी रेडिएट होती है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है, और इस फिनोमेना को बोला जाता है स्पेक्ट्रल लाइन बोला जाता है। अब देखते हैं, हमारे पास एक इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, जो एनर्जी का nth फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बस n की जगह हमारे पास क्या आ गया, ni आ गया, और ऐसे ही फाइनल एनर्जी का लगाया तो n की जगह nf आ गया। ये दोनों एनर्जी के फॉर्मूले हमारे पास। बोर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है, h न्यू इक्वल्स टू ei माइनस ऑफ ef होती है। ei की वैल्यू पुट करेंगे, ef की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, जो कॉमन टर्म है वो कॉमन ले लेंगे, बाकी को ब्रैकेट में ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे h का तो h रहेगा, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c/λ लिख लेंगे, और यहाँ पे 1/λ एज इट इज रहेगा। h और c को हम क्या लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, हमारा कुछ इस तरह से रिलेशन बन जाएगा, जिसमें बहुत सारी टर्म हमें पता है, 1/4πε0 की वैल्यू पता है, π² की पता है, m की पता है, e की पता है, स्पीड ऑफ लाइट की पता है, प्लैंक कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे, और ये सब कांस्टेंट टर्म है, तो इन्हें हम किससे लिख लेंगे, RH। RH क्या होगा हमारे पास, रेडबर्ग कांस्टेंट कहा जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। ये अलग होता है केमिस्ट्री से, रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम कहलाया जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें, अगर हमारा हाइड्रोजन सीरीज स्पेक्ट्रल सीरीज
सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रही है, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रही है, या हो सकता है कि थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रही है, या फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ रही है, तब क्या क्या होंगे इसके सीरीज के नाम देखिए। पहली सीरीज आती है इसमें लेमन सीरीज। लेमन सीरीज क्या होती है, जिसमें आपको बाहर से मतलब कि आपका जो इनिशियल ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फाइनल ऑर्बिट होगा आपका क्या होगा, वन ही रहने वाला है। आप किसी भी ऑर्बिट से, बाहर वाले ऑर्बिट से कहाँ में आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लेमन सीरीज। फॉर्मूला हमारे पास था 1/λ इक्वल्स टू आर एच 1/nf स्क्वायर माइनस ऑफ एन आई स्क्वायर। एफ की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर रख दिया। और जो ये लेमन सीरीज का जो रीजन होता है वो कौन से रीजन होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, या अल्ट्रा वायलेट रेज का रीजन होता है। ऐसी दूसरी सीरीज आती है हमारे पास, बाल्मर सीरीज आती है। इसके लिए जो फाइनल ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, सेकंड, और इनिशियल ऑर्बिट आपका 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और ये जो रीजन आता है, ये कौन सा रीजन आता है, विजिबल रीजन आता है बाल्मर सीरीज के लिए। नेक्स्ट आती है आपकी पाशन सीरीज। इसके लिए जो फाइनल ऑर्बिट है वो कौन सा रहने वाला है, थर्ड ऑर्बिट, और इनिशियल कौन सा रहेगा, 4, 5, 6 रहेगा। इसका जो रीजन होगा रेज का, लो इंफ्रारेड, जो रीजन रेज रेडिएट कर रहा होगा वो लो इंफ्रारेड रीजन की रेज रेडिएट कर रहा होगा। फिर आती है आपकी ब्रैकेट सीरीज। इसमें कौन सा फाइनल ऑर्बिट रहेगा हमारा 4, इनिशियल हमारा 5, 6, 7 रहने वाला है। ये भी लो इंफ्रारेड रीजन में ही काम करता है, या इसमें जो रेज निकलती हैं वो लो इंफ्रारेड वाली होती हैं। लास्ट आता है पिफंड आपका रूल आता है, सीरीज आती है। इसमें फाइनल ऑर्बिट हमारा क्या रहेगा, फिफ्थ रहेगा, और इनिशियल ऑर्बिट 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो रीजन रहता है वो हाई इंफ्रारेड रीजन रहता है। इसका हमने एक डायग्राम बनाया है, जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज का डायग्राम, जो कि इसमें इस वाली स्लाइड में शो हुआ है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे करते करते ऑर्बिट बनाया है। अब आपको किसी भी बाहर वाले ऑर्बिट से किस में आ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में। जब फर्स्ट ही ऑर्बिट में आ रहा है तो कौन सी सीरीज हुई, लेमन सीरीज। जब केवल सेकंड ऑर्बिट में आ रहे हैं और आपका जो इनिशियल ऑर्बिट है वो कुछ भी होगा तो बाल्मर सीरीज। फिर थर्ड में आ रहे हैं तो पाशन सीरीज, फोर्थ में आ रहे हैं तो ब्रैकेट, और लास्ट किस में, फिफ्थ में आ रहे हैं तो पिफंड सीरीज। ये आपका स्पेक्ट्रल लाइन का आपका डायग्राम है। फिर इसी से रिलेटेड एक और डायग्राम बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है हाइड्रोजन एटम के लिए। एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई एन इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगी। फिर एन की वैल्यू 2 करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी, ये हो जाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे करते करते हम वैल्यूज निकालेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और लास्ट में अगर हम इन्फिनिटी के लिए निकालें तो इन्फिनिटी के लिए एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। एन की वैल्यू जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे तो लास्ट एन की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब इसमें क्या बनाया हमने, एनर्जी डायग्राम बनाया गया। एनर्जी, ये हमारी जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे एनर्जी डिनोट करी गई है। और हम नेक्स्ट ऑर्बिट से आपका नेक्स्ट ऑर्बिट में आएंगे, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आएंगे। जैसे हमारे पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी थी, -13.6। दूसरे ऑर्बिट में कितनी थी, -3.4 थी। उससे नेक्स्ट में -1.51, उससे नेक्स्ट में -0.5, उससे नेक्स्ट में -5.4, उससे नेक्स्ट में -0.38, उससे नेक्स्ट में -0.28। अब अगर नेक्स्ट ऑर्बिट में से आप फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं तो वो सीरीज कौन सी कहलाई जाती है, आपकी लेमन सीरीज। फिर आप नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में आ रहे हैं, N2 में आ रहे हैं तो बाल्मर सीरीज। फिर उससे थर्ड ऑर्बिट में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं तो पाशन सीरीज। फोर्थ में आ रहे हैं तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आ रहे हैं तो पीफंड। और जो लेमन सीरीज होता है वो कौन से रीजन में काम करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। बाल्मर के लिए विजिबल, जो हमें दिख सकता है, बाकी कोई सा दिखेगा ही नहीं। पाशन वाला इंफ्रारेड, ब्रैकेट वाला भी इंफ्रारेड, और पीफंड वाला क्या होता है, हाईली इंफ्रारेड होता है। ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है। इससे पहले जो था वो कौन सा था, स्पेक्ट्रल लाइन डायग्राम, और ये एनर्जी है। इसमें फिर बोर की लिमिटेशन क्या हो जाती है, बोर की लिमिटेशन क्या हो जाती है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ इट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ ओनली हाइड्रोजन लाइट एटम। केवल ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही करा था इसने सारा तामझाम, जो भी फॉर्मूले दिए थे या कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया था, केवल हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, बाकी किसी एटम के लिए इसने नहीं दिया। एक तो ये लिमिटेशन। दूसरी, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में नहीं पता है, डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ। केवल इसने 3-4 हमें बता दी कि लेमन ये होता है, बाल्मर ये होता है, इनके बीच में भी बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं जिसके बारे में इसने बोर्ड ने नहीं बताया। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू अ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने ये भी नहीं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या बिहेवियर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या बिहेवियर। मैग्नेटिक फील्ड में इसे
फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, इसके बारे में नहीं बताया। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फिनोमेना को क्या बोला जाता है, स्टार इफेक्ट। दोनों के बारे में नहीं बताया, ना तो जीमैन इफेक्ट के बारे में बताया, ना ही स्टार इफेक्ट के बारे में बताया। इट वॉलेट्स द हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वॉलेट करता है, मतलब कि गलत ठहराता है। इसलिए हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते किसी भी चीज की, किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे ना उसका मोमेंटम बता सकते हो, ना आप एकदम से उसकी पोजीशन बता, एक ही चीज बता सकते हो, या तो मोमेंटम बता सकते हो या पोजीशन, दोनों इकट्ठी नहीं बता सकती। और इसने इकट्ठी मान की तरह तो वॉयलेट करता है हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। और लास्ट इसकी वो आती है आपकी लिमिटेशन, इट कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ओनली एज पार्टिकल बिहेवियर। केवल इलेक्ट्रॉन को उसने पार्टिकल नेचर के बेसिस पे काम करा है, वेव नेचर के बेसिस पे इसने काम नहीं करा है। तो केवल पार्टिकल लाइक बिहेवियर का ही यूज करा है, वेव नेचर का इसने यूज नहीं करा। ये सारी की सारी बोर की क्या थी, लिमिटेशन थी, लेकिन पढ़ते फिर भी हम यही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दिस इज आशीर्वाद सैनी साइनिंग ऑफ।